अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान कुरैशी है। आप सब लोग खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी में साथ में। तो स्टूडेंट्स, आज आप सब लोगों को जैसे कि मालूम होगा कि आज हमने हमारा इवोल्यूशन जो कि आपकी 12th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 24 है, और आज जो हम इस चैप्टर से पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बच्चों लिमार्किज्म। बच्चों, लिमार्किज्म इस टॉपिक का नाम इसलिए रखा गया है, अगर हम इस टॉपिक को ही समझे इसके नाम से, तो बच्चों लिमार्किज्म इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि लिमार्क एक शख्स का नाम था जिसने जो काम किया, उसकी जो थ्योरीज थी और जो उसके एजम्पशंस थे जो उसने दिए थे, उस थ्योरीज और अजम्पशंस और उस बिलीफ के समझने को हम लिमार्किज्म कहते हैं। ये बात तो आपकी क्लियर हो गई होगी। लिमार्क एक तरीके से बच्चों एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था। क्या था? फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था, और उसका पूरा नाम था जैन बैप्टिस्ट डी लिमार्क। उसको सिंपली हम लिमार्क भी कहते हैं। उसका वो एक बहुत प्रोमिनेंट आइडिया लेके चलता था इवोल्यूशन का, सबकी तरह। उस उस दौर के अंदर जिस वक्त इवोल्यूशन का ऊपर लोगों ने या साइंटिस्ट या नेचुरलिस्ट ने सोचना शुरू किया, वो बिलीव करता था कि जो इवोल्यूशन हो रहा है ये टेक प्लेस कर रहा है या हो रहा है अकॉर्डिंग विद द नेचुरल लॉ, यानी कि जो हो रहा है ये कुदरत के कानून के तहत हो रहा है। उसका मानना यह था। इसी वजह से उन्होंने एक थ्योरी दी। उस थ्योरी का नाम था बच्चों, उस थ्योरी को बच्चों हम लिमार्किज्म के तहत भी पढ़ते हैं इवोल्यूशन में, और या उसको हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो कि उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा था। और वो जो बुक आई थी बच्चों 1809 के अंदर आई थी, इसके अंदर आई थी, और उस बुक का नाम था बच्चों फिलोसोफिया जूलॉजिका। क्या था उसका नाम? फिलोसोफिया जूलॉजिका। अच्छा बच्चों, अगर हम किसके लिमार्क के व्यूज की बात करते हैं, तो लिमार्क इधर कहता है कि द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इज लाइक अ लेडर ऑफ लाइफ प्रोसीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि लिमार्क का कुछ कहता ये था कि जो एवोल्यूशन का जो एक प्रोसेस है वो एक सीढ़ी की तरह है, जो एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है। यानी कि वो कहता था कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो बहुत ज्यादा सिंपल्स थे। क्यों सिंपल थे? क्योंकि उनके पास हार्श इन्वायरमेंट नहीं आता। यानी कि हार्श इन्वायरमेंट से मुराद कि नेचुरल लॉ हार्श नहीं हुआ था उनके लिए, यानी कुदरत का कानून। अभी हम आगे जाएंगे, उनकी थ्योरीज के अजम्पशंस को पढ़ेंगे जो कि उन्होंने दिए थे लिमार्किज्म के अंदर। पहला अजम्पशन था उनका यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यानी कि ऑर्गन यूज एंड डिसयूज की वजह से इवोल्यूशन आना, चेंजेस आना एक ऑर्गेनिज्म के पूरे करेक्टर के अंदर। दूसरा, उन्हीं करेक्टर्स का जो चेंज आया एक ऑर्गेनिजम्स में, उसका ट्रांसफर होना उसकी ऑफ स्प्रिंग्स में। ये उनका दूसरा अजम्पशन था जो उन्होंने दिया था। किसके हेडिंग के साथ बच्चों? इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। किसके हेडिंग के साथ बच्चों? इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो इस बात को भी आपको पूरा सही तरीके से समझना जरूरी था, जो कि मुझे पता है कि अब आप समझ गए होंगे कि ये लिमार्क कौन था, लिमार्किज्म किसे कहते हैं, और इनकी जो थ्योरीज हैं ये एक्चुअली अजम्पशंस थे किसकी? थ्योरी के, उस थ्योरी के जिसको हम कहते हैं थ्योरीज ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। इस थ्योरी के अंदर दो अजम्पशंस थे, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, और दूसरा अजम्पशन था इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इन दोनों को मिला के ही एक थ्योरी बनती है जिसका नाम था थ्योरी ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो ये लिमार्किज्म का काम है। और जब भी हम इवोल्यूशन की स्टडी में लिमार्किज्म का नाम लेते हैं तो हम व्यूज ऑफ लिमार्क की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? व्यूज ऑफ लिमार्क। सिंपल सी बात है। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कर दो, ताकि मुझे मजा आए आपको पढ़ाने में। तो अब हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले लिमार्किज्म के व्यूज को समझा, और हमने कहा कि उसने जो थ्योरीज दी थी उसका नाम क्या था हमारे पास? थ्योरीज ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। उसके अंदर दो असम्पशंस थे, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। इन दोनों का पढ़ना बचा है। उसके बाद हम इसके डीमेरिट भी पढ़ेंगे, और मैं आपको उसके बाद नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा जो कि आपके असिस्टेंस के लिए काम आएंगे व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक इन योर बोर्ड्स। अब बेफिक्र रहिए, आप आखिर तक बने रहिए। तो हम पढ़ते हैं अब हमारा इसका दूसरा असम्पशन, जो कि कहता हमें ये है कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि ऑर्गन्स का इस्तेमाल होना और ना इस्तेमाल होना किस तरीके से एक स्पीशी के अंदर अक्वायर्ड करेक्टर्स लेकर आता है, ये पूरा डिस्कस करेंगे। ये पूरा हम डिस्कस करेंगे आपके ही इसी पैसेज के अंदर जो कि आपकी बुक ने लिखा है। ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मैं नहीं कहूँगा कि इसके अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत है। बहुत आसान है, बहुत अच्छा, आपको समझ में भी आएगा। मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ लाइन के अंदर कहता है कि इन द व्यूज ऑफ लिमार्क, क्या? लिमार्क के नज़रिए के मुताबिक ऑर्गेनिजम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के अंदर, यानी कि इन्फ्लुएंस से मुराद किसी चीज़ के जद में आना। या तो इंटरनल है, जैसे कि भाई आप आग लग गई है आपके इन्वायरमेंट में, आपका काम है तेज़ भागना। तो तेज़ भागना करेक्टर किसके पास है? शेर के पास। अगर अगर ये इंसान के पास आ जाए तो इस अकॉर्डिंग तो अगर इंसान बार बार आग से ही बचता रहे तो उसके आने वाली जनरेशन के पास क्या आ जाएंगी? आग से भागने वाली बहुत सारी एबिलिटीज आ जाएंगी, यानी कि वो शेर से ज़्यादा भागना शुरू कर देगा। बट इधर फैक्टर क्या है? आग से बचना। अगर
हम इनकी इस assumption को माने तो हम आगे पढ़ते हैं, आपको और क्लियर होगा ये बात। बोलता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल इन्फ्लुएंस में आना और उसके आने के नतीजे में फ्रिक्वेंटली यूज और डिसयूज करना एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन्स को, किनके जद में आना, फैक्टर्स के जद में आना, या तो नेचुरल हो सकते हैं या तो इंटरनल हो सकते हैं। इंटरनल से बाद उसकी बॉडी से रिलेटेड भी हो सकते हैं। बोलता है ड्यूरिंग इट्स परसिस्टेंस एफर्ट्स ऑफ डूइंग, और उसकी लगातार किसी चीज़ को करने की चाह, परसिस्टेंस यानी कि उसकी डिज़ायर, बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है, अगर करता रहा तो होगा क्या था, ऑर्गन अंडर डिस्कशन, तो जो ऑर्गन होगा वो डिस्कशन में आ जाएगा, या तो वो क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डेवलप हो जाएगा मोर एंड बिकम स्ट्रोंगर। क्यों बच्चों, क्यों स्ट्रोंगर हो जाएगा, क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है। या अब इसका या वाइस वर्सा ले लें, और या तो वो वीक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया। वीकर बिकम वीकर ड्यू टू डिसयूज। तो ये बात आपकी किसने कही, आपके लिमार्क भाई ने कही, हम लिमार्क भाई कहेंगे, सही है, क्योंकि ये हमारा अच्छा दोस्त है, क्योंकि इसने इवोल्यूशन के बारे में थोड़ी सी बात की, मुझे पता है गलत की, लेकिन करी तो ज़रूर। यानी कि इसके नतीजे में क्या हुआ कि कांस्टेंट इफेक्ट्स ऑफ यूज ऑफ, अब ये बात समझने की, इधर आपको समझनी है। इसके नतीजे में हुआ ये कि कांस्टेंट इफेक्ट्स ऑफ यूज और डिसयूज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यानी कि एक एंसेस्टर है, मैं बोल रहा हूँ मैं एक एंसेस्टर हूँ, मैंने एक एक्ट किया है कि मुझे तेज़ भागना है, मैं तेज़ इसलिए भागा क्योंकि मेरे को आग से बचना था। अब मैं बार बार आग में फंस रहा हूँ, तो मेरे पास मेरी जो मसल्स हैं, थाई के मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो अब मेरी आने वाली जनरेशन है, उनके ऑलरेडी क्या होंगे, मसल स्ट्रॉन्ग आएंगे, क्यों, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए। यानी कि अब मेरी जो बॉडी सेल्स हैं वो ही इनहेरिटेंस बन के दूसरे मेरे आने वाली जनरेशन के पास जा रहे हैं। इस बात को आपने याद रखना है। तो बोलता है कि कॉम्युलेटिवली, यानी कॉम्युलेटिवली बात एक ही है। कॉम्युलेटिव इफेक्ट ये होता है, अगर हम इसी चेंज को जनरेशन आफ्टर जनरेशन सम अप करते हैं तो बच्चों कॉम्युलेटिव इफेक्ट होता है। यानी कि हमने एक चीज़ चेंज चल रहा है और वो चेंज बहुत मुश्किल है एक जगह पे डिटेक्ट करना, अगर हम उसको इकट्ठा कर ले तो बच्चों कॉम्युलेटिव हो जाता है। सही, दूर से बैठ कर देखें तो बोलता है बच्चों कॉम्युलेटिव इफेक्ट इज सीन आइदर एज स्ट्रोंगर और डिजेनरेटिंग ऑर्गन, या तो फिर वो ऑर्गन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। अब उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए बेचारे जिराफ को कुर्बान किया। किसको कुर्बान किया, जिराफ को, जो जिसकी नेक लंबी होती है और टांगे भी, यानी फोल्डिंग भी बहुत लंबी होती है उसकी। उन्होंने कहा कि जो पहले जो एंसेस्टर वो थे ना जिराफ, मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, आप इधर देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। उनके पास पहले लॉन्ग नेक और फोर लिम्ब इतने लॉन्ग नहीं हुआ करते थे, उनके पास शॉर्ट नेक हुआ करती थी उनकी गर्दनें, और फोर लिम्ब भी क्या होती थी बच्चों, शॉर्ट हुआ करती थी। हुआ ये, और वो जो घास खाते थे वो ज़मीन पे से घास उठाया करते थे कि उनको ज़रूरत ही नहीं थी। अब होता क्या है कि एक एक्सटर्नल फैक्टर आता है नेचर की तरफ से, कि सारी की सारी फसल के ऊपर क्या आ जाता है बच्चों, सैलाब आ जाता है। जब सैलाब आया उस लोकल जगह के लोग जो जिराफ थे उनको अब क्या काम करना पड़ा बच्चों, उनको अब मेहनत करनी पड़ी कि अब जो आपके फॉइलेज है ना, पत्ते हैं दरख्त के, वो जो ज़मीन से ऊपर उनको खाना खाना उनको खाना शुरू करना पड़ा। अब खाने के लिए बच्चों को अपनी गर्दनें स्ट्रेच करनी पड़ी, अपनी टांगों को स्ट्रेच करना पड़ा। तो स्ट्रेच क्या होते हैं बच्चों, आपके मसल्स होते हैं। जब मसल्स स्ट्रेच हुए तो अब ये क्या, वो कंसिस्टेंटली उसको करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। अब हुआ क्या इसके नतीजे में, अब जब उनकी जो आने वाली जनरेशन हुई ना बच्चों, अब इसके आप ये डायग्राम देखें, इन्होंने क्या डायग्राम बनाई थी अपनी बुक के अंदर, इन्होंने एक्चुअली में डायग्राम बनाई थी। अब इस परसिस्टेंट डूइंग ऑफ दिस सिंपल एक्ट बाय द जिराफ क्रिएट अ यूनिक अक्वायर्ड करेक्टर इन दियर ऑफ स्प्रिंग्स। अब जो ऑफ स्प्रिंग्स आ रही है उनके पास एक अक्वायर्ड करेक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है देखें, ये आज आपको जो जिराफ दिखते हैं उनकी नेक लंबी होती जा रही है। अब इसने और ऊपर खाना था तो अब इसके आने वाली जनरेशन की नेक और लंबी हो गई, फोर लिम्स भी लंबे हो, यानी उनकी टांगे भी स्ट्रेच हो गई। तो ये था, उन्होंने बोला कि हम किसी भी ऑर्गन को यूज़ करते हैं तो वो ऑर्गन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और फिर आने वाली जनरेशन में भी वही स्ट्रॉन्ग एबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है। अब इस ट्रांसफर होने वाली एबिलिटी को उन्होंने दूसरी अजम्पशन में बयान किया। उस अजम्पशन को इन्होंने नाम दिया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। किसने बच्चों, लिमार्क भाई ने। सही है, अब ये बात तो मुझे पता है आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी कि भाई यूज एंड डिसयूज का मतलब क्या था और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का मकसद क्या था। ये दोनों बातें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं अभी और क्लियर कर देता हूँ आपको, नहीं हुई तो कहता है कि लिमार्क बिलीव दैट करेक्टर्स अक्वायर्ड, करेक्टर हासिल होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल। क्यों, कैसे हासिल होते हैं, एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी के अंदर जब वो यूज़ करता है किसी ऑर्गन को और गैर इस्तेमाल करता है किसी ऑर्गन को, यानी कि या तो यूज़ करे या तो इस्तेमाल ना करे। इस्तेमाल करे, इतना इस्तेमाल करे कि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, और उतना इस्तेमाल भी नहीं करे कि आने वाली जनरेशन में गायब हो जाए। क्या हो जाए, गायब हो जाए। बोलता है जब उसका यूज़ और डिसयूज़ होना क्या होता है बच्चों, इनहेरिट होता है किसकी है, उसकी ऑफ स्प्रिंग के अंदर।
तो ये इन्होंने अपनी दूसरा assumption में कह दिया, जिसको उन्होंने नाम दिया इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड करें। इनहेरिटेंस से मुराद होना कि एक चीज़ जो एंसेस्टर्स के पास है वो उसके बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाए, दैट्स वाई दैट्स पुट दिस नेम इनहेरिटेंस इन दियर सेकंड assumption। तो ये बात अब आप क्लियर हो गई। और उन्होंने बोला फाइनली ये इस चीज़ की वजह से एज अ कंटिन्यूस इनहेरिटेंस ये चीज़ कंटिन्यूसली ट्रांसफर होती गई, तो आज हमारे पास एक आउटकम निकल के क्या आया, एक जिराफ निकल कर आ गया शक्ल के अंदर। तो बच्चों ये कहा उन्होंने, इसको इस तरीके से साबित किया जिराफ को बरी का बकरा बनाकर। तो ये बात अब आपकी हो गई क्लियर कि भाई लिमार्क ने ये पूरी पूरी बात की और यही लिमार्किज्म था। तो ये बच्चों, तो अब हम चलते हैं इसके डीमेरिट्स पढ़ने कि भाई इसका ड्रॉबैक क्या आया। ड्रॉबैक बहुत आसान है, मैंने बताया कि इसने कहा था कि भाई बॉडीज के सेल्स के अंदर चेंज जो होता है वो ट्रांसफर होता है। और ये बात तो मेरे बच्चों आपको पता होगा कि इनहेरिटेंस का ताल्लुक बच्चों आपके किससे होता है, जर्म सेल्स होता है। किससे होता है बच्चों, आपके जर्म सेल्स होता है, सोमेटिक सेल्स से थोड़ी होता है। अगर चेंज आपके जर्म सेल्स में आएगा तभी तो वो ऑफ स्प्रिंग्स में चेंज आएगा, तभी वही करेक्टर किसके अंदर आएगा बच्चों, ऑफ स्प्रिंग में आएगा। इसी वजह से लिमार्किज्म क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सोमेटिक सेल के अंदर चेंज आने की वजह से उसके इनहेरिटेंस में भी चेंज आएगा। हालांकि सोमेटिक सेल्स बच्चों इनहेरिटेंस में तो इन्वॉल्व ही नहीं होते, यानी कि सोमेटिक सेल्स वो सेल्स जो कि आपकी बॉडी के अंदर हैं। मैं इसमें सिंपल सी डेफिनेशन दे देता हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ बहुत सारी आपकी बीमारियाँ होती हैं इनहेरिटेंस से वाबस्ता होती हैं। कैंसर भी इनहेरिटेंस होता है, बट कैंसर ज़रूरी नहीं कि इनहेरिटेंस से ही रिलेटेड हो। कैंसर सडन भी होता है, म्यूटेशन की वजह से भी होता है। अगर म्यूटेशन फिक्स हो गया आपकी डीएनए की वजह से, जब भी वो ट्रांसफर हो रही है। अगर म्यूटेशन फिक्स आपकी बॉडी सेल के अंदर है तब तो कैंसर ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन अगर जर्म सेल्स के अंदर भी वो म्यूटेशन आ चुकी है तब कैंसर आपकी आने वाली जनरेशन में भी क्या होगा बच्चों, ट्रांसफर होगा। तो बच्चों इस वजह से आपके कौन से भाई, दिमाग भाई का पूरा पूरा काम धर्म भरम हो गया और वो नाकाम हो गया अपनी इस पूरी पूरे चीज़ के अंदर। और हम लिमार्किज्म को प्री डार्विन पीरियड भी कह देते हैं, इस बात को याद रखना, क्योंकि डार्विन एक बहुत बड़ी चीज़ है। लिमार्क से बहुत ज़्यादा काम किया इन्होंने इवोल्यूशन के अंदर, और लिमार्क बहुत सी जगहों पे सही भी हैं, वो एक अलग बात है। उस सदी के अंदर जेनेटिक्स की फील्ड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो वो लोग जेनेटिक्स के बारे में इतना नहीं पढ़ सके, लेकिन उन्होंने सोचा यही बड़ी बात है, टेक्निकली इवोल्यूशन होता है। और वो कैसे होता है वो बिल्कुल सही पता चलेगा जब आप डार्विनिज्म को पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो किस चीज़ की होती है, सडन म्यूटेशन की होती है। अब वो सडन म्यूटेशन क्यों आती है मैं आपको मेरे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, उस तक आप बने रहिए अगर आपको पढ़ना है तो मुझसे। सही है मेरे बच्चों। तो अब हम आपके नोट्स देख लेते हैं जो मैंने आपकी तैयारी किए हैं, देखना चाहते हैं तो चलिए। तो मेरे बच्चों मैंने डार्विन भाई की इधर तस्वीर भी बनाई है, आप देख सकते हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं गंजे से आगे से। तो ये इसका मैं एक्चुअली आपको पूरा पूरा पीडीएफ का जो भी लिंक है मैं आपको मेरे यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पहले तो बात देख लें कि मैंने डार्विन के दो जो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ थे मैंने एज अ शॉर्ट आप लोगों के लिए लिख दिए। अगर आप ये पढ़ेंगे, आपको मैं बोलता हूँ मेरे लेक्चर पढ़ने के बाद अभी नोट्स पढ़ लेना, मैं आज आपको लिख के देता हूँ, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर एंड मेमोराइज हो जाएगा आपके दिमाग में। ये मेरा तरीका पढ़ाने का, मज़ा आएगा आपको। और इनके ड्रॉबैक्स भी मैंने पॉइंट्स के अंदर लिख दिया। आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ द लिमार्क। तो ये मैंने 5 ड्रॉबैक आपके ही उस पैराग्राफ से लेके डाल दिए। पहला था लेक ऑफ एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट, कि वो जो डार्विन का जो काम था बच्चों एक्सपेरिमेंटल साबित नहीं किया जा सकता था और उसकी जेनेटिक बेसिस भी नहीं थी। तीसरी चैलेंज क्या थी, इनहेरिटेंस ऑफ मैकेनिज्म, जो उन्होंने बताया था कि ये जो करेक्टर ट्रांसफर कैसे हो रहा है, ये भी बिल्कुल ऑकवर्ड था, ये भी कुछ समझने आने वाली बात नहीं थी कि इनहेरिटेंस ट्रांसफर हो रही सोमेटिक सेल की वजह से। हालांकि इनहेरिटेंस का ताल्लुक आपके जर्म सेल्स यानी कि सेक्स सेल्स की वजह से। समझ गए बात ये बच्चों, आप मुझे पता है आप ये बात भी समझ गए होंगे। फिर उसमें हमारे पास चौथी जो बात निकल कर आई थी बच्चों, वो आई थी ऑर्गन नॉट मॉडिफाइड बाय ऑर्गेनिजम्स विल, यानी कि ऑर्गन अपनी ख्वाहिश की बिना पे अपने आप को तब्दील नहीं कर सकते। ये भी उनकी बात में लिखा हुआ, अगर आप चाहें तो। ये मैंने अपने पॉइंट में एडिशनल लिखे ताकि आप इसे मेमोराइज कर सकें। और उनके पास 35वां फेलर ये भी था कि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की थी जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ये भी था क्योंकि उस वक्त में जेनेटिक इतनी ज़्यादा एडवांस थी नहीं और किसी ने जेनेटिक्स को सेपरेटली पढ़ने की कोशिश भी नहीं की थी। ये सारी मिस्टेक उधर थी। अगर बच्चों आज का आपको सबको ये लेक्चर पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ को लाइक कर लो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करो। और अगर आप ऐसे ही लेक्चर चाहते हैं तो मुझे भाई फॉलो करें, मेरा नंबर इधर आपको इजीली अवेलेबल, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही नोट्स अक्वायर करना, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर नंबर, वी कैन प्रोवाइड यू द ऑल टाइप ऑफ नोट्स फ्रॉम योर एवरी टॉपिक ऑफ योर बायोलॉजी, शॉर्ट हो लॉन्ग हो, वो क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। बट दैट क्वेश्चन हैज सम अमाउंट, यू शुड पे दैट अमाउंट एंड यू कैन अक्वायर एंड यू कैन गेट दैट नोट्स। तो अल्लाह हाफिज़, हम मिलते हैं हमारे आपसे आने वाली कुछ वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफिज़।